नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आपके क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 में जो लेसन है उस लेसन का नाम आपका सेट्स है। इसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम समुच्चय चैप्टर के ऑल ओवर पूरे कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं समुच्चय चैप्टर के अंदर, सेट चैप्टर के अंदर, उस पूरे कॉन्सेप्ट का इस वीडियो में चर्चा होगा। उस कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ होगा इसमें। मतलब इस चैप्टर में कहीं आपको कोई समस्या नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो। और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन भी आप खुद ब खुद लगा लेंगे, क्योंकि क्लास 11th और 12th का एक एक क्वेश्चन इस तरह लगाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक एक क्वेश्चन नहीं लगवाया जा सकता। 11th-12th में क्वेश्चन आपको खुद लगा के प्रयास करना और प्रैक्टिस करना होता है। हमारा काम ये होता है कि हम 11th और 12th में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उस चैप्टर के, उस एक्सरसाइज के, हम आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं खूब अच्छे ढंग से कि उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप सवाल अच्छे से लगा सको। तो अतः सारे कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आपको इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन लगाने में परेशानी नहीं होगी। तो आइए, जैसा कि इस का हेडिंग है कि एक ही वीडियो में पूरे समुच्चय का निचोड़, मतलब पूरे सेट का इस ही वीडियो में, इस एक ही वीडियो को आप देख ही लेंगे तो पूरा सेट, पूरा समुच्चय आपको समझ में आ जाएगा। कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे तो इसके क्वेश्चन भी हम लगवा देंगे। लेकिन कई बुक्स चल रही हैं, किस बुक को पकड़ा जाए ये भी दिक्कत है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक जो है यहाँ पे कोटेशन है कि माना कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें तो बदल ही सकते हैं, क्योंकि आपकी आदतें निश्चित ही आपका भविष्य बदल देंगे। दोस्तों, तो इस बात को याद रखिएगा। इस कोटेशन के प्रयोग करने के बाद हम आते हैं अपने इस वीडियो के लेक्चर। देखिए, आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसको हम लोग देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। देखिए, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं अगर हम बोल दें तो आप केवल और केवल इतने ही गिनती का नाम लेंगे, इसके अलावा कोई और गिनती आप बोल ही नहीं सकते। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैं जो भी बात कह रहा हूं, इस बात को आप सभी बहुत ध्यान से समझते और सुनते चलिएगा, क्योंकि इस बात से मैं किसी परिभाषा पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अभी जो हम परिभाषा बताएंगे उस परिभाषा को आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, फिर से देखिए, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं। क्योंकि इसने 10 से कम बोला है तो 9 तक ही हम कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती है। ठीक, ये पहला बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे बात पे चलते हैं। भारत की नदियां इसमें कहा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे केवल और केवल आप भारत के नदियों के नाम ही लिख सकते हैं। हमने आप पे प्रतिबंध लगा दिया कि आपको भारत की नदियों के ही नाम लेना है, किसी और देश के नदी के नाम नहीं लेना है। ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा छठा कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये 5 ही होते हैं। तो जब हम ये बोल देंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताइए, तो आप केवल और केवल यही बता सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकते हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, तो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज जितने भी कोणों के आधार पे होंगे, जितने भी भुजाओं के आधार पे होंगे, भाई एक निश्चित है ना, तो उतने ही आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमने एक प्रतिबंध लगा दिया, एक शर्त दे दिया, एक परिभाषित कर दिया उसको। संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड, तो 210 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, कम 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 7 एकम 7, 2 3 5 7, यानी कि केवल और केवल 2 3 5 7 ही आ सकता है। समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल, इसके मूल आप निकाल सकते हो। स्क्वायर लगा है, इसका मतलब 2 ही मूल निकलेगा, प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 का नम 6 होता है, 6 माइनस 1 एक्स प्लस 6,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स प्लस 6, यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 6 बचेगा। और यहाँ पे देखिए, तो यहां से ये चीज नहीं आई, तो इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, 3 और 2 लेना पड़ेगा। 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6, एक्स कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x बराबर 3 और x बराबर 2, इसके कितने मूल निकल गए, 2। इसके पहले हमने 6 लिया था ना, 6 गुणे 1 लिया था, तो उससे क्या हो रहा था कि ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे थे, इसलिए वो लेना गलत था। आप इसको सॉल्व करना जानते ही हैं। तो अगर हमने के मूल कह दिया तो केवल और केवल 2 और 3 ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि समुच्चय में ये सारी चीजें कहाँ से आ गई, तो ये एक ऐसा विधि है, जब कोई बीएड करता है तो उसमें बताया जाता है कि एक आगमन विधि होता है, एक निगमन विधि होता है, ठीक है। तो ये हम आगमन विधि से बता रहे हैं, मतलब कुछ उदाहरण लेके फिर अभी एक नियम बना देंगे हम, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बस हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, ये एक टेबल है, टेबल पे एक आपका बाउल रखा है, कटोरा रखा है, और इसमें फल रखे हैं। कितने फल रखे हैं, 4 फल रखे हैं, ठीक है। पियर रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, ऑरेंज रखा हुआ है और बनाना रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस कटोरे का नाम क्या हमने दे दिया है, इस कटोरे का नाम बी है। देखिए ये बी लिखा हुआ है ना, तो कटोरे का नाम बी है, तो देखिए हमने बी लिखा है यहाँ पे। बी एक कटोरा हो गया आपका, और बी के अंदर कितने आपके फल रखे हैं, 4 टाइप के फल रखे हैं। तो बी बराबर हमने एक देखिए मझला ब्रैकेट लगा दिया। अब हमने क्या लिख दिया, एप्पल है इस बी के अंदर, बी मतलब कटोरे के अंदर एप्पल है, ऑरेंज है, पियर है, बनाना है। किसी और से पूछो तो वो बोल सकता है कि बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज है, पियर है। किसी तीसरे व्यक्ति से पूछो तो वो इसमें देख के बताएगा कि पियर, बनाना, एप्पल, ऑरेंज है। किसी चौथे व्यक्ति से पूछो तो वो कहेगा ऑरेंज, पियर, बनाना, एप्पल है। देखो आ तो चारों फल साथ में रहे हैं, लेकिन कोई ऑरेंज पहले कह दिया, किसी ने ऑरेंज बाद में कह दिया, किसी ने पियर पहले कह दिया, ऑरेंज लास्ट में कह दिया, किसी ने ऑरेंज पहले कह दिया, पियर, है ना। कहने का तरीका अलग है, लेकिन इस कटोरे के अंदर देखो 4 ही फल बार बार आ रहे हैं, चाहे जैसे पूछो उसी 4 प्रकार के फल आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसका इन्होंने कोई निश्चित क्रम में नहीं लिखा कि इन्होंने एप्पल कहा तो इन्होंने भी पहले एप्पल कहा, इन्होंने भी। एप्पल आएगा जरूर, देखिए यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे एप्पल, यहाँ पे एप्पल, लेकिन इसमें पहले बनाना आ गया, ठीक है। ये चीजें हो गई। ये देखिए बैग है, तो इसमें भी एक सीक्वेंस बनता है कि ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। पहले में बुक्स रखनी है, दूसरे में कॉपीज रखनी है, तीसरे में कुछ आप ज्योमेट्री बॉक्स रख सकते हैं, और ये बगल वाला जो है, ये चौथा है, इसमें आपको बॉटल ही रखना है, ठीक है। ये देखिए ये आपका एक सुपरमार्केट बना हुआ है, शॉपिंग मॉल बना हुआ है। आप इसमें भी एक पैटर्न होता है कि आप यहाँ से जाएंगे, जाके फिर उसके बाद अपना या इस रूम से जाके फिर यहाँ पे अपना शॉप जो खरीदे उड़ेंगे, शॉपिंग करेंगे। फिर आप शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे बैठ के आप ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं। फिर वापस घूम के आएंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये बिलिंग रूम है, यहाँ पे आप बिलिंग करा के फिर चल, मतलब एक पैटर्न बना होता है। अगर किसी के पास गाड़ी मोटर है तो यहाँ पे पार्क करके यहाँ से भी वो जा सकता है, या फिर लौट के आए फिर यहाँ से जा सकता है, ठीक है। ये सारी एक पैटर्न है। ये देखिए आपके सामने अब एक कप का सेट आ गया। आपको पता है कि आप कभी भी कप लेने गए होंगे तो उसमें कितने का सेट होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 कपों का सेट होता है। और ये भी है कि जिस डिजाइन की पहली कप होती है उसी डिजाइन की दूसरी कप, उसी डिजाइन की तीसरी, मतलब एक पैटर्न बना हुआ था, एक कंडीशन होता है कि उसका एक सेट होता है, इसलिए बोलते हैं कप का सेट। अब आते हैं अपने मेन चैप्टर पे। चैप्टर का हमारा नाम था समुच्चय, तो हमने पढ़ा कि समुच्चय तथा उनका निरूपण, हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि समुच्चय क्या है और उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उनको लिखेंगे कैसे, उनका निरूपण कैसे करेंगे। तो देखिए समुच्चय का जो परिभाषा है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि एक समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। आपको ये लाइन तुरंत समझ में आ जानी चाहिए। ऊपर हमने जो उदाहरण बात की है अभी, वो इसी लाइन के लिए इतनी उदाहरण की बात की थी। क्या लिखा हुआ है, एक समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। ये देखिए ये कप आपका क्या है, ये एक समुच्चय है, क्यों, इसमें वस्तु है, वस्तु क्या है, कप। ये एक सुपरिभाषित संग्रह है, संग्रह का मतलब एक समूह है। सुपरिभाषित कैसे हुआ, सुपरिभाषित का मतलब वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब कि हमें
कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम कह दें एक सेट कप ले आओ, तो एक सेट कप मतलब 6 कप लाना है हमें और एक ही प्रकार के लाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ऐसे आपका ये सुपरमार्केट हो गया था, ऐसे आपका ये बैग हो गया था, और ऐसे आपका ये बाउल हो गया था। देखिए ये भी एक आपका सेट ही बना रहा है। तो एक सुपरिभाषित संग्रह होता है। सुपरिभाषित मतलब हम एक कंडीशन दे दें उसी प्रकार का। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था नदियों का नाम, वो आपका क्या हो गया था, एक सेट हो गया था। हमने बोला था स्वरों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई यू, पांच बोल सकते हो इसके नाम, तो हम वो भी क्या हो गया, एक आपका सेट हो गया, समुच्चय हो गया। चलिए अब इनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। लिखा हुआ है कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक, जैसे कि आपने एक उदाहरण यहाँ पे देखा था, हमने एक कप वाला लिया था। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये जो कप हो गया ये आपका समुच्चय हो गया, एक सेट हो गया। किस चीज का सेट हो गया, फलों का सेट हो गया। इसके अंदर फल आ गए, ये 4 फल आ गए। तो देखिए इसको हमने कैपिटल बी से लिखा है। और एप्पल, एप्पल को हम स्मॉल ए से लिख सकते हैं, ऑरेंज को ओ से लिख सकते हैं, पियर को स्मॉल पी से लिख सकते हैं, बनाना को स्मॉल बी से लिख सकते हैं। ठीक, तो उसके अंदर आने वाले फलों को हम स्मॉल लेटर से, और जिसके अंदर वो सारे हैं, किसके अंदर हैं, कप के अंदर, उसको हम कैपिटल लेटर से प्रायः लिखते हैं। और उसके अंदर जो भी इंक्लूड होते हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी फल्स हैं, सबको किस ब्रैकेट में लिखते हैं, इस मझले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। और मान लो 4 वस्तुएं हैं, तो चारों वस्तुओं को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो अब आते हैं वहां पे, हाँ, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। ठीक है, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने वो कप था बी आपका, और अवयव उसके क्या थे, एप्पल थे, पियर थे, बनाना था, है ना। ये इसके क्या हो गए, अवयव हो गए, ये इसके सदस्य हो गए। उस कप में 4 फल थे, तो चारों फल उस कप के क्या थे, उस बाउल के क्या थे, सदस्य थे। तो इसको हम किससे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से। जैसे मैं बोल दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, तो उसको आप कुछ भी नाम दे दो, एक्स नाम दे दो, और इसके अंदर क्या आएगा, अंग्रेजी का वर्णमाला का स्वर केवल आएगा, ए ई आई ओ यू। देखो इसको हमने स्मॉल लेटर से लिखा है। कोई पूछे कि इस सेट में कितने सदस्य हैं, कितने अवयव हैं, तो आप क्या बताओगे कि 5 अवयव हैं। 5 ही तो स्वर होते हैं, ये इसके अवयव कहलाते हैं, इस सेट के अवयव कहलाते हैं। कोई पूछेगा ये कौन सा सेट है, इस सेट का क्या नाम है, तो इस सेट का नाम क्या है, एक्स। क्या है, एक्स। यक्स एक सेट है, और उसके अवयव कौन से हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू। इस सेट में कितने सदस्य हैं, 5। इस सेट में कितने अवयव हैं, 5। ठीक, देखिए लिखा हुआ है, समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची मतलब ये सब एक ही शब्द है। हम कहें कितने अवयव हैं, तो 5 बताओगे, कितने सदस्य हैं, 5 बताओगे, कितनी वस्तुएं हैं, 5। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे हमने एक उदाहरण आप लोगों ने ऊपर देखा था कि 10 से छोटी सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो क्या थी आपकी, 1 3 5 7 9। अब इसको कुछ भी सेट मान सकते हो, ए बराबर, तो ए आपका क्या है, ए आपका एक सेट है। इसमें कितने अवयव हैं, कितने अवयव हैं, या कितने सदस्य हैं, या कितनी वस्तुएं हैं, तो 1 2 3 4 5। 5 सदस्य हैं, 5 अवयव हैं, या 5 वस्तुएं बोल सकते हैं। ठीक है, सेट को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, और उसके अंदर, अच्छा देखिए, और कंडीशन सुपरिभाषित भी है ये, मतलब इसके अंदर 1 3 5 7 9 ही कह सकते हो। अब इसको इस तरह चाहे लिख सकते हो, 3 1 5 9 7। ठीक है, क्रम का कोई मतलब नहीं है, क्रम आप चाहे जैसा कर सकते हो, बस उसके अंदर इसके अलावा और कोई गिनती नहीं आ सकता। हमने एक कंडीशन वहां पे दे दिया, उसी कंडीशन के हिसाब से इसके अंदर अवयव होने चाहिए। हमने क्या बोला था, ये बहुत जरूरी है। एक समुच्चय वस्तुओं का कैसा संग्रह होता है, सुपरिभाषित संग्रह होता है। सुपरिभाषित मतलब एक परिभाषा के हिसाब से, एक कंडीशन के हिसाब से उसके अंदर वो वस्तुएं या वो चीजें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ए बराबर ऐसे लिख देते 1
2 3 4 5। तो आप कैसे जान पाते कि ये क्या चीज है भाई? जब आप कहते सर 6 क्यों नहीं लिखे, आप कहते सर 7 क्यों नहीं लिखे, कोई कहता सर 8 क्यों नहीं लिखा इसमें, कोई कहता सर 9 क्यों नहीं लिखा। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगर हम कह दें कि ए एक सेट है या समुच्चय है जिसमें 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आपको पता है कि 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5, ये सभी 6 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब ये सेट हमारा कैसा हो गया? ये एक सेट हो गया जो कि क्या है हमारा? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, समुच्चय के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये यन है, यन का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं? यन से, कैपिटल एन से। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1 2 3 डॉट 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 लिखते चले जाइए। ठीक है। जेड पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक आप कैसे करते हैं? 0 1 2 3 4 -1 -2, ये सारे आपके क्या हैं? पूर्णांक है। ठीक है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या आप कैसे लिखते हैं? p बटे क्यू के रूप में, जहां p और q आपके क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, और q जहां पे 0 ना हो, ये आपका परिमेय संख्या होता है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को r से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्याएं के अंदर क्या आ जाती हैं? आपके परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या हो जाती है। z प्लस अगर कर दो तो धन पूर्णांकों का समुच्चय, केवल और केवल धन पूर्णांकों का समुच्चय, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके। r प्लस मतलब धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब निगेटिव संख्याएं इसमें नहीं होंगी। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे उदाहरण हैं जिसको हम क्वेश्चन लगाते हुए प्रयोग करेंगे, यूज में लाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका निरूपण देखते हैं। किसी समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां हैं? यहाँ पे 2 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि क्या है? रोस्टर अथवा सारणीबद्ध रूप। दूसरा क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। चलिए आइए एक एक करके दोनों देखते हैं। रोस्टर रूप क्या है? रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयव सूचीबद्ध होते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण हमने यहां पे लिखा कि 10 से छोटे सभी सम धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अगर हम कह देते 10 से छोटे सभी सम पूर्णांकों का समुच्चय, तो निगेटिव पूर्णांक भी हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे इसने बोला है कि 10 से छोटे सभी सम धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो आपको पता है कि 10 से छोटे सभी सम पूर्णांक क्या होते हैं? 2 4 6 8, और ये सारे के सारे धन पूर्णांक हैं। ठीक है, तो ये एक, और इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मान लो ए एक सेट है जिसमें 10 से छोटे सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय हैं। ये आपका क्या हो गया? रोस्टर रूप हो गया। ठीक, अच्छा, इसमें कुछ बात याद रखना है यहाँ पे कि रोस्टर रूप में समुच्चय के अंदर अवयवों का क्रम महत्वहीन होता है, मतलब क्रम का कोई महत्व नहीं है। जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 4 2 8 6। कुल मिला के इसके अंदर 10 से सभी छोटे सम धनात्मक पूर्णांक आने ही आने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 2 पहले हो 4 बाद में हो, 8 पहले हो 6 बाद में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। रोस्टर रूप में अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे हम कहीं लिख दें a बराबर 1 1 2 3 4 6, हम इसमें बोलें कि बताइए इस सेट में कितने अवयव हैं, कितने सदस्य हैं। तो हमने बोला था कि गिन के आप बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 नहीं बताओगे, क्यों? क्योंकि 1 2 बार रिपीट हुआ है, तो 1 को केवल आप एक बार लिखिए, 1 2 3 4 6। अब कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सदस्य हैं। जो सेट ए है इसमें कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। जो अवयव हैं हमारे, जो इस सेट के अंदर जो सदस्य होंगे उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर कहीं पुनरावृत्ति हो भी रही हो तो उसको आप कन्वर्ट करके कितने बार लिख देंगे? केवल एक बार लिख देंगे। पुनरावृत्ति करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बात था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक, तो x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0, x², इसको हल करना जानते ही होंगे। 2 1 2, 2 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, x²
प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x बराबर आपका -2 एक आएगा और एक +1 आएगा। ठीक है, ये दो मान आपका आ गया। ठीक, तो अब समुच्चय आपका मान लीजिए x है और इसके अंदर क्या हो जाएगा, -2 और 1 हो जाएगा, और इसको हम हमेशा इस ब्रैकेट में लिखते हैं समुच्चय को, या क्या कह सकते हो, x बराबर 1, -2, क्रम चाहे जो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही इसका रोस्टर रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ये आपका दूसरा रूप है। पहला रूप हम ऊपर देख ही चुके हैं, समुच्चय निर्माण रूप। इंग्लिश में इसे बोल सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों का एक उभयनिष्ठ गुणधर्म होता है। अच्छा, ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो समुच्चय निर्माण रूप है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें लिखा है कि समुच्चय के सभी अवयवों का एक उभयनिष्ठ गुणधर्म होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई समुच्चय लिख रहे हैं, यक्स बराबर ये ई आई ओ यू, तो इस समुच्चय के कितने अवयव हैं दोस्तों, 5 अवयव हैं, और इस सभी अवयवों के एक उभयनिष्ठ गुणधर्म है। उभयनिष्ठ गुणधर्म का मतलब एक कॉमन गुण हो, सभी के अंदर एक कॉमन क्वालिटी हो। जैसे हम लिख दें इधर सोहन, रोहन, श्याम, राम, और मैं लिख दूं कक्षा 5 के विद्यार्थी, तो सभी का नाम तो अलग है, लेकिन इस सब में एक गुण कॉमन है कि सभी क्या है, 5 के विद्यार्थी हैं। तो इसीलिए इसमें हम अक्षर तो हमारे अलग अलग हैं, ये ए है, ई है, आई ओ यू है, लेकिन इसमें समान गुणधर्म आप सभी जान गए होंगे क्या है, कि ये सभी के सभी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है, वॉवेल्स हैं, ये इनका समान गुणधर्म है। तो ये किस विधि में होता है आपका, ये होता है समुच्चय निर्माण रूप में। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण v बराबर यक्स, इसको ऐसे ही लिखते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पे हम इसको y कर देते हैं, y बराबर यक्स, और हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है, वर्णमाला का क्या है, स्वर है। तो अब इसको रोस्टर में अगर लिखना चाहें तो y बराबर यक्स, यक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ बताया गया है, इसी चीज को आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, यक्स ये जो इसको बोलते हैं सच दैट दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, फिर से हम लिख रहे हैं, बहुत ही इत्मीनान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए हम लिख रहे हैं यक्स, यक्स, और हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं कि यक्स जो है ऐसे लिखा जाए, यक्स छोटा है 10 से और बड़ा है 1 से। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन ले लिया। ठीक, तो ये हमने क्या लिखा, यक्स एक सेट है। कैसा सेट है कि इसके अंदर यक्स टाइप के अवयव आ रहे हैं, और ये सच दैट बोलते हैं, यक्स सच दैट यक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10, यानी जो हमारा x है वो 1 से बड़ा है लेकिन 10 से क्या है, छोटा है। ये x तो हमारा अवयव है, किसका अवयव है, इस सेट का, और इस यक्स के बारे में यहां बताया गया है। अरे आप सोचिए कि यक्स मतलब तो हमको समझ नहीं पाएंगे, यक्स तो कोई गिनती है नहीं, तो यक्स के बारे में इधर बताया गया है। जैसे मान लीजिए ये आपका कक्षा 10 का मार्कशीट है, यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे लिखा है आपका नाम कि मोहन यादव, तो इनके बारे में क्या बताया जाएगा कि क्लास 10th में है, ये क्लास 10th में पास हो चुके हैं, ये 11th में पास हो चुके हैं, ये 12th में पास हो चुके हैं ना, तो ये आपका नाम हो गया। और उसके बाद नाम के बाद आपके बारे में डिटेल्स में बताया जाता है, रिज्यूम में, ये बायोडाटा में यही तो बताया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो हमारा समुच्चय निर्माण रूप होता है, ये तो आपका सेट है, जो कैपिटल लेटर से लिखा रहेगा वो सेट का नाम है, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसके अंदर उसके अवयव होते हैं। तो इस सेट के अवयव कैसे हैं, यक्स टाइप के हैं। कैसे, यक्स टाइप के। और ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ही तुरंत ये जो इधर वाला होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कैसा है, ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या है, इस यक्स का मतलब क्या है, ये यहाँ पे बताया जाता है। तो इसी से आप लिख सकते हो। जैसे इसको अगर अब रोस्टर रूप में लिखना है तो यक्स, अच्छा यक्स कैसा है कि 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। तो 1 से बड़ा क्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही रुक जाना है। क्यों, क्योंकि 10 से छोटा है।
अगर मैं यहीं पे यहाँ पे सिंबल लगा देता तो 10 से छोटा और बराबर भी है, तो यहाँ पे 10 लिख सकते थे। ये चीजें इसमें हो गई। चलिए ऊपर वाला समझते हैं। v बराबर यक्स, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो v बराबर यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, यानी ए ई आई ओ यू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको देखिए, a बराबर y लिखा हुआ है, y एक प्राकृतिक संख्या है जहां y 1 से बड़ा है और 10 से छोटा। ये हमने वही एग्जांपल दे दिया, अभी जस्ट पहले दिया है, यही एग्जांपल है, हमने ध्यान नहीं दिया इसको, ऊपर यही एग्जांपल लिखा है, तो वही चीज हो जाएगा अंदर आपका 2 3 4 डॉट 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 9 तक लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और थोड़ा हम आप मिलके सोचते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। सवाल आपका लिखा है a बराबर 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। ये किस रूप में लिखा है पहचान गए होंगे आप लोग, रोस्टर रूप में लिखा है। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी ऊपर वाले इस रूप में लिखना है, ये जैसे ये सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, अब इसको पहचानना पड़ेगा पहले आपको कि कैसे बनाए हम। a बराबर, अगर इसको हम मान लें कि यक्स टाइप का इसमें एलिमेंट होगा, तो यक्स के बारे में हमें कुछ इधर ऐसा लिखना पड़ेगा। हमने क्या बताया था कि सच दैट के बाद हमें इसके बारे में लिखना पड़ेगा, इस यक्स के बारे में लिखना पड़ेगा कि यक्स कैसा है, यानी कि इधर हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे कि ये ऊपर वाला एलिमेंट सारा हमें मिल जाए, ऊपर वाला सदस्य सारा हमें मिल जाए। अगर हम कह दें कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 ये सारी होती हैं, यानी कि एक तो मिल जाएगा लेकिन 2 और 3 इस ऊपर वाले में नहीं है, 4 मिल जाएगा लेकिन 5 6 7 8 नहीं है, डायरेक्ट 9 है, यानी कि ये कंडीशन तो हमारा फेल हो गया, इस तरह तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप बहुत सारा जब सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लेते हैं यक्स स्क्वायर टाइप का। हमने क्या कह दिया कि ये ऐसा सेट है, ये वाला सेट एक ऐसा सेट है कि इसके अंदर कैसे सदस्य हैं? यक्स स्क्वायर टाइप के। कैसे सदस्य हैं? यक्स स्क्वायर टाइप के, यानी कि कोई भी ऐसी गिनती कि जिसका तुरंत स्क्वायर कर दो। अब इस यक्स के बारे में हमें इधर बताना है, यहाँ पे लिखना है कि ये यक्स किस टाइप का है, तो हम लिख लेते हैं सच दैट यक्स एक क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, अब हल करो। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब इसमें ये मान रखो एक, जब एक रखोगे तो क्या हो जाएगा? एक का तुरंत स्क्वायर करिए तो एक का स्क्वायर एक ही आ जाएगा। फिर 2 रखिए इसमें तो 2 का स्क्वायर करिए तो तुरंत ये क्या हो जाएगा? 4। 3 रखिए उठा के यहाँ पे इसमें तो 3 का स्क्वायर तुरंत हो जाएगा 9 हो जाएगा। 4 रखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 5 रखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रखोगे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर टाइप का है। तो हमें ये कंडीशन बनाने के बाद ऊपर वाला सारा हमें मिल जाएगा ये चीजें। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय के प्रकार देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। तो अब आ गई रिक्त समुच्चय क्या होता है। इम्पटी सेट, ये आप बहुत नाम सुनेंगे आगे अगर मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे तो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद बीएससी करेंगे मैथमेटिक्स से या एमएससी करेंगे मैथमेटिक्स से, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथमेटिक्स से नेट करना चाहते हैं या जेआरएफ करना चाहते हैं तो भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ढंग से पढ़िएगा आप लोग। रिक्त समुच्चय क्या होता है, इम्पटी सेट क्या होता है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। अरे हमने क्या बताया था? x बराबर 1 2, इसमें कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। यानी इस जो हम ये कोई सेट है x, और इस ब्रैकेट के अंदर अगर कोई अवयव ना हो तो वही क्या कहलाता है? आपका रिक्त समुच्चय। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जिसमें कोई अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय अथवा शून्य समुच्चय कहलाता है। उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए में किस टाइप का एलिमेंट है? यक्स टाइप का एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, ए एक समुच्चय है और इस समुच्चय के अंदर जो अवयव है वो किस टाइप के हैं? यक्स टाइप के हैं। अब इस यक्स के बारे में हमने क्या बताया था कि ये जो 2 बिंदी लगी होती है इसे सच दैट बोलते हैं। इसके बाद जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है?
इसके बारे में बताया गया होता है, इस यक्स के बारे में बताया गया होता है। तो जो हमारा बेटा एक्स है वो एक्स कैसा है, कक्षा 9 और 10 दोनों का विद्यार्थी। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए ये एक्स कोई लड़का है जिसका नाम है मोहन। अब ये बताइए ये मोहन कक्षा 9 9th में और 10th में एक साथ कैसे हो सकता है? नहीं ना हो सकता है, या तो 9 में ही होगा या तो 10 में ही होगा। लेकिन इधर क्या बताया गया है कि कक्षा 9 और 10 दोनों का विद्यार्थी है ये जो एक्स है हमारा। तो इसलिए इसके अंदर कोई भी विद्यार्थी ऐसे नहीं होंगे जो 9 और 10 दोनों में एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, केवल और केवल ऐसे ही ऐसे छोड़ देंगे इसको। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। अच्छा, रिक्त समुच्चय को एक और निशान से लिखते हैं हम लोग, फाई। क्या बोलते हैं, इस सिंबल को ऐसे गोल गोल बना दीजिए जीरो की तरह और ऐसे इसको कट कर दीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ये किसका डिनोटिंग है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को आप ऐसे भी लिख सकते हो और चाहे समुच्चय को आप किसके अंदर लिखते हो, सेट अवयवों को किसके अंदर भरते हो, इसके अंदर। जब इसके अंदर कोई अवयव नहीं है तो ऐसे छोड़ दोगे। तो रिक्त समुच्चय को चाहे आप इससे डिनोट करिए, इससे, और चाहे इस फाई से डिनोट करिए, दोनों बात एक ही। आगे परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट समुच्चय। देखिए नाम से ही लग रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर हम अवयवों की संख्या गिन सके, जैसे 1 2 3 4। बताइए इसके अंदर कितने अवयव हैं, कितने सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं। तो इसको हमने गिन लिया, अवयवों की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये कैसा अवयव कहलाएगा, परिमित कहलाएगा। फाइनाइट समुच्चय, फाइनाइट सेट कहलाएगा। और अगर मैं लिख दूं एक ऐसा सेट a बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 मैंने लिख दिया। अब डॉट 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 का मतलब ये गिनती बढ़ता चला जा रहा है, कहां तक बढ़ता चला जा रहा है पता ही नहीं है। तो ये जो समुच्चय आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा, अपरिमित समुच्चय में आ जाएगा। इनफाइनाइट सेट का मतलब कि अवयवों की संख्या को गिन के ना बताया जा सके, और फाइनाइट सेट का मतलब अवयवों की संख्या को गिन के बता दीजिए। ठीक है, ये तो हो गई बात, हमने खुद से बताया। अब लिखा क्या है उसको पढ़ लेते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। संख्या निश्चित होती है इसका मतलब संख्याओं को गिन सकते हैं कि उसके अंदर कितनी संख्याएं हैं। और यदि अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, इसका मतलब अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके, तो वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। टिप्पणी, रोस्टर रूप में अपरिमित समुच्चय को निरूपित नहीं किया जा सकता है। कह रहा है रोस्टर रूप में जो ऐसे है इसमें हम अपरिमित संख्याओं को निरूपित नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। हमेशा किसमें, समुच्चय रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया ए कोई सेट है और यक्स ए, इसमें कैसे एलिमेंट है यक्स, और यक्स किस प्रकार का है, तो यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या, अप्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट आप लोग जानते होता है। तो ये कैसा हो गया, इसमें जो अवयवों की संख्या कितनी होगी, निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्या है। ठीक है, तो हम समुच्चय रूप में इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुल्य अथवा समान समुच्चय, ये तुल्य चाहे नाम कहो और चाहे समान कहो, बात एक ही है। तुल्य आप लोग भूल जाओगे, समान याद रखोगे, इसलिए दोनों याद रखिएगा। कभी एग्जाम में आपके तुल्य बोल देता है, कभी समान बोल देता है। या सबसे अच्छी बात है इंग्लिश में याद रखिएगा, इक्वल सेट। इक्वल सेट आप सीधे जान सकते हो। अगर आपके पास अगर आपके पास एक समोसा है, दूसरे के पास एक समोसा है, तो क्या बोलोगे भाई, समोसा तो अपने जान में कोई आकार ही मतलब सेम ही बनाने की कोशिश करता है, तो क्या कहोगे कि ये समान है। ठीक है, मैं कहीं लिख दूं a बराबर 1 2 3 और मैं लिख दूं b बराबर 1 2 3, तो ये आपका क्या है, ये समान समुच्चय है, ये इक्वल सेट है। क्यों, इसमें भी सदस्यों की संख्या 3 है और इसमें भी सदस्यों की संख्या 3 है। कोई जरूरी नहीं कि सदस्य वही हो, बस संख्या सेम होनी चाहिए। देखिए लिखा हुआ है कि दो समुच्चय a तथा b तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। भाई आपको पता है कि इक्वल सेट्स लिखा है, कभी भी किसी को समान या असमान दिखाना हो तो आपके पास कितने लोग कम से कम होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए या 2 वस्तुएं होनी चाहिए। समानता या असमानता आप कब कह पाओगे, बताइए, समानता या असमानता कब कह पाओगे, जब आपके पास कम से कम 2 लोग उपस्थित होंगे, तभी तो दिखा पाओगे कि ये समान है या असमान है। तो इसलिए कम से कम आपको कितने सेट की जरूरत होगी, 2 सेट की। तो हमने 2 सेट ले लिया कि 2 समुच्चय ए और एक बी है, ये तुल्य समुच्चय होंगे, समान समुच्चय होंगे कब, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो। जैसे हमने अभी बताया था कि a बराबर 1 2 3 है और b बराबर 1 2 3 है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, a बराबर b हो जाएंगे, इक्वल
सेट हो जाएंगे। देखिए अवयवों की संख्या भी समान है और अवयव भी समान है। उप समुच्चय देखते हैं, सबसेट। समुच्चय को आप लोग क्या बोलते हो? सेट बोलते हो। और उप समुच्चय को क्या बोलते हो? सबसेट बोलते हो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सबसेट भी क्या होता है? एक आपका सेट ही होता है। कोई इसमें ज्यादा कठिन बात नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं क्या कह रहा है। समुच्चय ए एक अन्य समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तथा इसको ए सबसेट बी द्वारा निरूपित करते हैं। इसको आप सबसेट बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? सबसेट बोलोगे। ठीक है, अरे हम सबसेट ही तो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसेट पढ़ रहे हैं, तो जो सबसेट का सिंबल होगा वो क्या होगा? ये होगा, ये आपका सबसेट का सिंबल होता है। तो इसी को आप ए सबसेट बी द्वारा निरूपित करोगे। जैसे देखिए, फिर से देखिए, समुच्चय ए एक अन्य समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। ये मान लीजिए बी हमारा कोई समुच्चय हो, यहाँ पे ए है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, समुच्चय बी में मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 है और इस ए में मान लीजिए 1,5 है, ये दो अवयव हैं। तो देखिए ए का जो अवयव है, ए में कौन कौन से अवयव हैं? 1 है और 5 हैं, और बी में भी वही है। देखिए 1 और 5 तो है ही है और इसमें ज्यादा भी है, अन्य भी हैं, तो उससे मुझे नहीं मतलब। ए के तो अवयव इसमें बी में भी है कि नहीं है? भाई ए में 1 और 5 ही है और 1 5 बी में आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए 1 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो ये जो हमारा ए समुच्चय होगा ये बी का क्या होगा? सबसेट होगा। यानी कि पूरा का पूरा ए हमारा पूरा का पूरा बी में रखा हुआ है। समझ रहे हैं ना आप? जो ए हमारा सेट है वो बी के अंदर पूरा का पूरा रखा हुआ है, तो इसको आप ए सबसेट बी इस तरह बोल सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा टिप्पणी देख लीजिए, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। आप ये भी कह सकते हो कि बी स्वयं का ही उपसमुच्चय होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और रिक्त समुच्चय 5 प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है। जैसे मैं बोल दूं कि a बराबर 1 5 लिखा है तो इसका उप समुच्चय बताइए, तो a बराबर आपका उप समुच्चय क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा। इसको हम आगे समझाएंगे कैसे हो गया है। ये दो बातें याद रखिएगा कि यहाँ पे ये दो बातें आप याद रखिएगा कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय पाई, इसको हमने बोला था ना कि इससे प्रदर्शित करना है, प्रत्येक का उप समुच्चय होता है। जितने भी आपके सेट हैं, जितने भी आपके सेट हैं, उसमें जो है पाई जो होता है उसका उप समुच्चय होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। उचित तथा विषम उप समुच्चय, इंग्लिश में प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, ये चीजें हम पढ़नी है, ध्यान से समझते हैं। ये एक आपका समुच्चय है, a बराबर 1,2 है, तो इसके सबसेट बनाना पहले सीखते हैं कि सबसेट कैसे बनते हैं। इसके पहले एक टिप्पणी हमने ऊपर बताई थी आपको कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक का उप समुच्चय होता है, यानी प्रत्येक का सबसेट होता है। उप समुच्चय मतलब सबसेट होता है। तो सबसे पहले आंख बंद करके आपको सबसेट के अंदर क्या लिख देना है कि फाई, तो ऑटोमेटिक इसका उप समुच्चय होगा ही, इस सेट का उप समुच्चय होगा ही। उसके बाद इसके अंदर कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, तो दोनों अवयवों को एक एक बार आप लिख सकते हो। जैसे 1 को हमने लिख दिया अलग और 2 को हमने अलग लिख दिया, ये भी इसका क्या है? सबसेट है, उप समुच्चय है। क्यों? क्योंकि 1 भी इसके अंदर आ रहा है और 2 भी इसके अंदर आ रहा है। और एक इन दोनों को भी साथ में लिख सकते हैं, कॉमा 1, 2, ये भी इसका उप समुच्चय है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है, देखिए प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, तो ये समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होगा। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया 1 2 3 4। इसके कितने उप समुच्चय होंगे? इसके कितने सबसेट होंगे? 4 सबसेट होंगे। ठीक, अब बात आती है प्रॉपर सबसेट की। तो बेटा प्रॉपर सबसेट का मतलब वो होता है कि उसके उतने उप समुच्चय लिख दो कि वो स्वयं समुच्चय उस उप समुच्चय में ना आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस समुच्चय में कौन सा एलिमेंट है, कौन सा अवयव है? 1,2। तो 1,2 वाला जो आपका सबसेट बना है, उप समुच्चय बना है, ये 1,2 वाला जो बना है, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट का मतलब हो गया कि टोटल सबसेट में से कितने घटा दो? 1 माइनस कर दो।
टोटल सबसेट कितने बने हैं आपके? 4। 4 में से आपको ये वाला क्या कर देना है? हटा देना है। तो कितने बचेंगे? 3। तो प्रॉपर सबसेट इसमें कितने आएंगे आपके? 3 आएंगे टोटल इस वाले सेट में। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ कि उस स्वयं वाले सेट के उपसमुच्चय को छोड़ के, उस सेट के स्वयं वाले उपसमुच्चय को छोड़ दीजिए, बाकी जो बनता है वही क्या होता है आपका? प्रॉपर सबसेट बनता है। ठीक है, टोटल सबसेट आपका, टोटल सबसेट तो आपका ये है। ठीक है, ये स्वयं है 5 1 2 और 1 2। ठीक है ना। चलिए अब आगे और उदाहरण कुछ देखते हैं। देखिए, जैसे ये पहला मैंने उदाहरण लिया a, और a बराबर इसमें मान लीजिए कोई एलिमेंट है 3। ठीक है, तो इसमें नंबर आप ये na हमने लिख दिया, तो इसका मतलब na का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, या इसको कह सकते हो समुच्चय A में सदस्यों की संख्या। हिंदी में क्या बोल सकते हो? समुच्चय A में सदस्यों की संख्या। कितनी है सदस्यों की संख्या? 1 है। तो सबसेट कितने बनेंगे? 2 सबसेट बनेंगे। क्या? 5 तो हमेशा हर समुच्चय का सबसेट होता है, और एक ये बन जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब ये देखिए आपका इसमें ये जो समुच्चय B है, इसमें कितने अवयव है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ अवयव, नंबर ऑफ सदस्य कितने हैं इसमें? 1 2, यानी कि 2 हैं। इसके सबसेट कितने बनेंगे? एक तो 5 हो गया, एक आपका 1 हो गया, 1 को हमने लिख दिया, एक आप 2 लिख सकते हो, और एक आपका 1 2 हो गया। ये आपका सबसेट हो गया। एक और आपका सेट है, सेट C है। C में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ अवयव कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3। इसके सबसेट कितने होंगे? 5 तो तुरंत अपने मन से लिख दीजिए, फिर 1 को लिखना है आपको, 1 लिख दीजिए, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 2 ले लीजिए, 1 2 हो गया, 1 2, फिर 1 3, 1 के साथ में 2 को ले लिया, फिर 1 के साथ में 3 को ले लिया, फिर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 3 हो गया। ठीक है, फिर आप 1 2 3 ले लीजिए इस टोटल। ये आपके टोटल सबसेट हो गए। अगर कोई प्रॉपर सबसेट पूछे तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। प्रॉपर सबसेट में इस स्वयं वाले इसको हटा देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बताइए कि आप टोटल सबसेट बार बार ऐसे कैसे लिख पाएंगे? सोचेंगे कि अगर कोई फार्मूला मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो जरा इसको एनालाइज करते हैं कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होता है समुच्चय में, तो कितने उप समुच्चय मिलते हैं? 2 मिलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सदस्यों की संख्या जब किसी समुच्चय में 2 होता है तब कितने मिलते हैं? 4 उप समुच्चय मिलते हैं। जब समुच्चय में सदस्यों की संख्या 3 होती है तो कितने मिलते हैं? 8 मिलते हैं। ठीक है, ये टोटल कितने हैं? 8 उप समुच्चय हैं। तो इसका मतलब एक फार्मूला ये बना सकते हो कि ये कोई समुच्चय है, ये आपका एक क्या है? सेट है। सेट मतलब समुच्चय है, और n का मतलब संख्या, अवयवों की संख्या। संख्या किसकी संख्या? अवयव यानी कि सदस्यों की संख्या। किसमें? A में। कितने हैं? n है। यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई उदाहरण ले लीजिए कि जैसे A कोई सेट है और इसमें 1 2 3 अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे A कोई सेट है, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? n। तो अगर टोटल सबसेट ज्ञात करना हो तो 2 की घात n कर दीजिए, यानी कि इसका टोटल हमें सबसेट ज्ञात करना हो, यानी कि उप समुच्चय ज्ञात करना हो, उप समुच्चय ज्ञात करना हो, तो आप 2 का पावर n कर दीजिए। 2 का पावर n मतलब n का मतलब क्या होता है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या इसमें कितनी है? 3। तो 2 का पावर 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ऊपर देखिए ये आपका एक समुच्चय था C, और C में कितने अवयव थे? 3 अवयव थे, 1 2 3। तो टोटल उप समुच्चय कितने निकल के आए थे? 8 निकल के आए थे। ये देखिए इसमें 2 आपके अवयव हैं, तो टोटल कितने निकल के आए हैं? 4। यहीं पे अगर A में आपके 1 और 4 अगर 2 होते, तो इसमें अगर कोई पूछता उप समुच्चय की संख्या बताओ, तो कुछ नहीं करना है, 2 की पावर सीधे एलिमेंटों की संख्या, सदस्यों की संख्या समुच्चय में, तो 2 की पावर सदस्यों की संख्या 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 ही देखिए बन गया, आ गया था। तो ये हो जाएगा आपका टोटल समुच्चय। और प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट मतलब ये होता है कि टोटल समुच्चय कितना आया है? देखिए टोटल उप समुच्चय कितना आया है? 8 आया था, और ये जो 1 2 3 है ये पूरा का पूरा यही समुच्चय ही आ गया था। तो हमने क्या बताया था कि प्रॉपर सबसेट में इसको निकाल देना पड़ता है ना।
तो यानी कि 2 की पावर n जो आपकी आई है ये टोटल समुच्चय है, ये आपका टोटल है, तो टोटल माइनस 1 ही तो होता था प्रॉपर सबसेट में, तो वही हो गया उचित उपसमुच्चय का। ये हमें एक अच्छा सा फार्मूला भी इसका मिल गया। अब एक क्वेश्चन का लेते हैं, लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर सदस्यों की जो संख्या है, एक सेट ए है, ये जो ब्रैकेट में दोस्तों लिखा हुआ है ये आपका सेट है, एक सेट क्या है, ए है, और इसमें जो एलिमेंटों की संख्या है वो कितनी है, 11 है। मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डॉट डॉट डॉट, ये कितने तक है, 11 संख्याएं अंदर लिखी हुई है, एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 11 है। तो कह रहा है ए के उचित उपसमुच्चय बताइए, उचित उपसमुच्चय बताइए। तो बताइए टोटल उपसमुच्चय इसमें कितने बनेंगे, उपसमुच्चय आपके कितने बनेंगे टोटल, 2 की पावर और नंबर ऑफ सदस्यों की संख्या 2 की पावर 11। तो उचित पूछ रहा है तो टोटल समुच्चय में से एक को घटा दीजिए। अब 2 की पावर 11 को जब हल करेंगे तो जो भी आएगा उसमें से एक घटा दीजिए, वही आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग आपकी है घात समुच्चय किसे कहते हैं, पावर सेट क्या होता है। देखिए इसमें भी कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए जो आपका सेट ए था, अभी ऊपर हमने सेट ए बताया था, और ए में मान लीजिए आपका एलिमेंट 1 और 2 है, तो इसके जो सबसेट होंगे, जो उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चय हमने क्या निकाला था, फाई, फाई था एक, है ना, एक फाई था, फिर 1 था, फिर 2 था, और फिर 1 और 2 था। इन सभी को भी एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, मतलब एक समुच्चय के रूप में बना दिया जाए। जैसे 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और 1 और 2 हो गया। एक घर में हमने बंद कर लिया, एक संग्रह कर लिया, एक स्थान पे इन सभी उप समुच्चयों को इकट्ठा कर लिया। तो इसी को आप क्या बोल देते हो कि ये पावर सेट है। और पावर सेट को क्या किससे लिखते हैं, पी से। अच्छा, ये पावर सेट हम किस सेट का बना रहे हैं, ए का बना रहे हैं ना, तो पावर सेट ऑफ ए बराबर आपका यही हो जाएगा, यही आपका घात समुच्चय होता है, पावर सेट होता है। यानी कि किसी भी सेट के उप समुच्चय पहले निकाल लो और उस उप समुच्चय को एक बार फिर से सेट के रूप में एक बार इकट्ठा कर दो। सेट के रूप में इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि इसको भी एक मझले ब्रैकेट में बंद कर दो। जब हम उप समुच्चय निकालते हैं तो देखिए मझला ब्रैकेट हमने कहाँ लगाया है, पूरे पे कहीं हमने बंद करके लगाया नहीं, लगाया है। और जब इसको मझले ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद कर दीजिए तो ये आपका क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। अच्छा, हमारा सेट क्या था, ए, तो ये किस सेट का पावर सेट हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है, देखिए सभी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय, वही लिखा है ना, कोई समुच्चय ए है, इसका सभी उप समुच्चय निकाल लीजिए। का संग्रह मतलब उसको एक ऐसे ब्रैकेट में इकट्ठा कर लो, संग्रह का मतलब। तो ए का वो क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। घात समुच्चय मतलब पावर सेट कहलाएगा। पावर सेट का मतलब पी, और किसका हम निकाल रहे हैं पावर सेट, ए, तो पी ऑफ ए बराबर ये हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, लिखा है उदाहरण आपका, ये वही उदाहरण लिखा है जो अभी हमने दिया है। 2 एलिमेंट है 1 2, तो इसका जो उप समुच्चय होगा 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1,2 होगा। इन सभी को देखिए ब्रैकेट में हमने फिर से लिख लिया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब कोई पूछे कि पावर सेट में उप समुच्चयों की संख्या बताई दी है, तो उप समुच्चयों की संख्या की जो हमने फार्मूला निकाला था वही सेम रहेगा। अब ये भी तो एक सेट हो गया, देखिए ये भी एक सेट है, और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या कर दीजिए, तुरंत 4 कर दीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपका हो जाएगा। ठीक है, 4 और यहाँ पे 16 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि समुच्चय ए में यम अवयव हो तो इसके घात समुच्चय में अवयव की संख्या 2 की पावर यम होती है। वही बात लिखा हुआ है कि अगर मान लो जो एक समुच्चय है, इसमें मान लो 2 अवयव हैं, तो इसके घात समुच्चय में पावर ऑफ सेट में कितने होंगे, तो 2 की पावर 2 होंगे, यानी कि 4 होंगे। इसी प्रकार यन होंगे तो 2 की पावर यन होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि ए में 5 अवयव हैं, ये मान कह रहा है कोई सेट है और इसमें कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं। 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव और 5 अवयव हैं। ठीक है, तो इसके पावर सेट के कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो पहले इसके पावर सेट में निकालिए कि कितने अवयव होंगे। पावर सेट में कितने अवयव होंगे, इसमें 5 अवयव हैं, तो इसके बताइए
इस समुच्चय में 5 अवयव हैं तो इसके उप समुच्चयों में कितने होंगे, 2 की पावर 5 होगी। 2 की पावर 5 का मतलब 32, यानी कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 32 होंगे। यानी नंबर ऑफ पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 32 होंगे। अब कह रहा है इसके कितने उप समुच्चय होंगे, एलिमेंटों की संख्या इसमें कितनी है, 32 है। अब इसके उप समुच्चय कितने होंगे, तो आपको पता है कि उप समुच्चय निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सदस्यों की संख्या को 2 के पावर में लिख देते हैं। यानी कि जो पावर सेट के, देखिए ध्यान से देखिएगा, पावर सेट के कुल उप समुच्चयों की हमें संख्या बतानी है। तो पावर सेट का जो कुल उप समुच्चय होगा, वो क्या होगा, 2 का पावर 32 होगा। इसी को हल करके यहाँ पे लिख लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा, रिक्त समुच्चय, इसमें पहचानना है। देखिए रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि नंबर ऑफ जो आपके सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो देखिए ये आपका तो एक सेट है, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 0 है। तो ये आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है। और हमने बताया था कि रिक्त समुच्चय को फाई से तो लिखते ही है, तो ये भी आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। लेकिन ये देखिए ये एक आपका सेट है और इसमें एक एलिमेंट है, ये अगर फाई को आप इसके अंदर लिख दिए तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं रह जाएगा। ये नंबर ऑफ एलिमेंट आपका, मान लीजिए ये आपका सेट है ए बराबर क्या है, इसके अंदर फाई लिखा हुआ है, तो फाई को कोई गिनती मान लीजिए यहाँ पे एक, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जो नंबर ऑफ सदस्यों की संख्या है, n है। n का मतलब, n का मतलब नंबर, a का मतलब सेट। इस a सेट में कितने अवयव हैं, 1 अवयव है। तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, बाकी ये दोनों हैं। एक उदाहरण हमने लिखा है कुछ जो है कि a एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो इसमें कुछ चीजें मैं आपको नई चीज बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि 1 और यहाँ पे a लिख दिया, 2 यहाँ पे a लिख दिया, 3 यहाँ पे a लिख दिया और 4 यहाँ पे a लिख दिया। तो हम कुछ सिंबल बताने जा रहे हैं आपको। ये एक बिलोंग का सिंबल है और ये डज नॉट बिलोंग का सिंबल है। बिलोंग का सिंबल का मतलब ये है कि रह रहा है, रह रहा है, और इसका मतलब नहीं रह रहा है। मतलब ए, ये जो 1 है, ये बताइए इस ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस सेट में। मतलब ये जो 1 है, ये मान लीजिए कोई आदमी है 1 है, ये इस सेट का, इस घर का मेंबर है कि नहीं है। तो ये देखिए 1 इसमें है कि नहीं है, तो मेंबर है, बिल्कुल है। 2 ए का मेंबर है कि नहीं है, तो 2 बिलोंग टू ए लिख सकते हैं। 3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, और 4 डज नॉट बिलोंग टू। देखिए इसमें कहीं 4 है, 4 नहीं है, तो इसको आप डज नॉट बिलोंग टू ये वाले सिंबल से करेंगे। यानी अगर इस सेट में कोई गिनती नहीं मिल रही है तो उसके लिए आप डज नॉट बिलोंग टू रखेंगे, मिल रही है तो बिलोंग टू। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम ऐसे कर दे 1 बिलोंग कर रहा है ए में, तो आप कहेंगे नहीं बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसको एक सेट के रूप में लिख दिया है। देखिए दोनों तरफ हमने मझला ब्रेकेट लगा दिया है। केवल 1 बिलोंग कर रहा है ए में, ये वाला 1 बिलोंग नहीं कर रहा है ए में। ठीक है, ये आपका सबसेट हो सकता है ए का। क्या हो सकता है, सबसेट। ठीक है, ये आपका उप समुच्चय है। ये वाला 1 आपका इस ए का, इस वाले ए का क्या है, आपका उप समुच्चय है। इसलिए आप ये सिंबल लगाएंगे, ना कि बिलोंग का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। देखिए लिखा हुआ है सभी संभव अवयवों का ऐसा समुच्चय, मतलब जितने भी अवयव संभव हो सकते हैं उसी का एक ऐसा समुच्चय बना लीजिए जो कि विवेचना में घटित होता है। मतलब घटित होता है का मतलब कि उसके नीचे ही सारे समुच्चय हो, उसके ऊपर और कोई ना बन पाए, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तथा इसे किससे निरूपित करते हैं, यू से निरूपित करते हैं। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसे आप सार्वत्रिक समुच्चय कह सकते हैं। और सभी समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय में समावेशित होते हैं। जो मैंने अभी बात कहा कि मान लीजिए ये कोई ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर ही तो सभी समाहित होते हैं।
यूनिवर्सल का मतलब वहीं से समझिए कि एक ऐसा समुच्चय बना लीजिए कि फिर उसके बाद कोई समुच्चय ना बनाया जा सके, उसके अंदर ही सारे समुच्चय आ जाए। तो इसके लिए आप छोटे ही उदाहरण लेके समझ सकते हैं। जैसे ये कोई आपका समुच्चय है, इसको हमने यू से लिखा, यू कहीं भी लिखा हो तो तुरंत जान लीजिए कि उसके ऊपर वो समुच्चय कोई नहीं बनेगा, उसके नीचे ही सारे समुच्चय बनेंगे। और हमने इसके अंदर गिनतियां ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक की ले लिया। तो इसके नीचे अगर मैं ऐसे 2 3 समुच्चय ले लूँ, ए बी सी, मैंने इसमें ले लिया 1 2 3 ले लिया, मैंने इसमें ले लिया 4 5 ले लिया, सी में ले लिया 5 3 10 6। अब ये बताइए कि ये जो ए समुच्चय है ये यू के अंदर रखा हुआ है कि नहीं, इसमें समावेशित है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ए का नंबर 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 से और ज्यादा है। ये बताइए बी समुच्चय यू के अंदर है कि नहीं है, सी समुच्चय यू के अंदर है कि नहीं है? तो इसी प्रकार ये एक आपका यूनिवर्सल जो यू हो जाएगा वो ए का यूनिवर्सल हो जाएगा, बी का यूनिवर्सल और सी का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वेन आरेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेन आरेख समझते हैं कि व्हाट इज वेन आरेख, वेन डायग्राम। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है समुच्चयों के मध्य अधिकतर संबंध वेन आरेख के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये वेन आरेख से है, ऐसा आपने छोटे क्लासेस में सवाल भी देखे होंगे, ध्यान से पढ़िएगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। समुच्चयों के मध्य, समुच्चय मतलब कम से कम 2 समुच्चय होना चाहिए। वेन आरेख बनाने के लिए कम से कम कितने समुच्चय? 2 समुच्चय होना चाहिए। तो समुच्चयों के मध्य अधिकतर जो संबंध होते हैं, जो उनमें संबंध दर्शाया जाता है, वो किसके माध्यम से? वेन आरेख के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। वेन आरेख में समुच्चय को वृत्त के रूप में निरूपित करते हैं। कभी भी जब आप वेन आरेख बनाओगे तो क्या आप चित्र में लोगे? सर्किल लोगे। क्या लोगे? सर्किल। सर्किल मतलब वृत्त लोगे। वृत्त बन नहीं पा रहा है, इस बार बन गया। ऐसे इस टाइप के आप वृत्त लोगे, इसी को वेन आरेख इसी में करोगे, जैसा जैसा कंडीशन देगा। अब जैसे एक उदाहरण यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। लिखा हुआ है ए बराबर, एक ऐसा सेट है कि उसमें x टाइप का एलिमेंट है और सच दैट x के बारे में बताया गया है कि x एक सम प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन कैसा है? सम है, यानी कि 2 4 6 8, जहां x छोटा और बराबर है किससे? 10 से। ठीक है, तो ऐसा एक बनाना है, यानी कि a बराबर जो हमारा सेट मेन होगा, मेनली जो हमारा सेट है वो a बराबर क्या होना चाहिए? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। ये हमारा सेट दिया हुआ है। x एक सम प्राकृतिक संख्या है। देखिए सारे प्राकृतिक संख्या है और कैसे हैं? सम है, सब 2 से कट रहे हैं और 10 से बराबर और 10 से छोटा। ठीक है, अब इस संबंध को हम वेन आरेख से प्रदर्शित करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कि हमने यहाँ पे एक जो है बड़ा सा बॉक्स बनाया और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, या अभी इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, अभी इसको नहीं लिखते हैं। हमने क्या बोला है कि वेन आरेख को संबंध प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं? वृत्त के रूप में निरूपित करते हैं। अब इसके अंदर एक हम वृत्त ले लेते हैं, एक सर्किल ले लेते हैं। ये आपका एक वृत्त तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा, अब x एक प्राकृतिक संख्या है, इसमें कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। अच्छा, वृत्त के अंदर हमें कौन कौन सी संख्याएं रखनी है? 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10, बाकी संख्याएं जो बची वो बाहर लिख सकते हो। 1 3 5 7 9। तो ये जो आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त वाला जो सेट है वो आपका क्या हो गया? सेट ए हो गया। ठीक है, और ये जो बाहर वाला हो गया ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये समाहित है। ये जो वृत्त वाला सेट है, सेट जो ए है आपका, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है? समाहित है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका सेट ए है। ठीक है, आशा है ये चीजें वेन आरेख से संबंध आपको समझ में आ गई हों। आगे चलते हैं। समुच्चयों पर आधारित संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट। जैसे भाग जोड़ का ऑपरेशन होता है कि प्लस 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 होता है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, गुणा करो ऐसे, है ना। तो इसी प्रकार ऑपरेशंस ऑन सेट, समुच्चयों पर भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए जो पहला ऑपरेशन होता है वो यूनियन ऑफ सेट होता है। इसको आप इंग्लिश में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, इन चीजों को इंग्लिश में जाने। हिंदी में आप तो समुच्चयों का संघ बोलेंगे और इंग्लिश में थोड़ा आसान होता है कहना, इसलिए हम
यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ये जो पहला ऑपरेशन है समुच्चय पे, वो यूनियन ऑफ सेट है। इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है समुच्चयों ए तथा बी का संघ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए तथा बी दोनों के समस्त अवयव सम्मिलित हो जाते हैं तथा उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिख लिया जाता है। संघ की संक्रिया को इस प्रतीक से डिनोट करते हैं, द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, देखिए दो सेट यहाँ पे ए और बी लिया गया है, तो ए सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5। एक सेट ले लेते हैं बी में हमने ले लिया मान लीजिए 1 2 6 7। ठीक है, ये ले लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनका ऑपरेशन करने जा रहे हैं, यूनियन लेने जा रहे हैं। क्या यूनियन? किस सेट का? ए और बी सेट का हम क्या लेने जा रहे हैं बच्चों? यूनियन लेने जा रहे हैं। और यूनियन लेने के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये यूनियन बी करने जा रहे हैं, ये ए यूनियन बी करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। तो ये यूनियन बी करने के लिए हमने, अब फिर से पढ़िए बस समझ में आ जाएगा, हमने क्या कहा है कि ए तथा बी के दोनों के समस्त अवयव सम्मिलित हो जाते हैं, यानी कि ए के जितने अवयव हैं, बी के जितने अवयव हैं, दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं जब हम यूनियन करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, और इसमें 1 2 6 7 है। तो हम केवल 6 7 लिखते हैं, 1 2 नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 तो हम एक बार लिख ही चुके हैं। इसको क्यों नहीं लिखते हैं? क्या लिखा है देखिए, तथा उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ अवयव का मतलब कॉमन जो दोनों में हो, को केवल एक ही बार लिखा जाता है। जैसे देखिए 1 2 और 1 2 इन दोनों में था, तो 1 2 को केवल एक बार लिख लिए, बाकी 3 4 5 इसमें था, 3 4 5 लिख लिए, और इसमें 6 7 था तो इसको 6 7 भी हमने लिख लिया। यानी कि दो सेट ए और सेट बी दोनों के अवयव को हमने सम्मिलित कर लिया, मतलब एक ही स्थान पे एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, यानी ए और बी का हमने यूनियन कर दिया। यूनियन ऑफ सेट हम करना सीख गए। ठीक है, इस उदाहरण से आगे चलते हैं। वेन आरेख पर संघ का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ वेन डायग्राम। ये जो हमने यूनियन दो सेट का करना सीखा है, इसको हम वेन डायग्राम पे कैसे कर पाएंगे? जो हमने ऊपर ये किया था ना, यही तो वेन डायग्राम है। इस प्रकार हम इस पे यूनियन करना कैसे सीखेंगे वो सीखते हैं। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं। ए बराबर मान लीजिए है 1 2 3 4 5 6, और बी बराबर है आपका 1 2, वही पुराना वाला ऊपर वाला ले रहे हैं 7 8। ठीक है, तो इसको हम ए यूनियन बी करके क्या कर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए थे। अब देखिए ए यूनियन बी के लिए वेन डायग्राम हम बनाते हैं। आपको 2 सर्किल लेना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इसमें आपके कॉमन है, क्या क्या कॉमन है? यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, तो 1 2 कॉमन है। तो जब कॉमन है तो आपको दोनों सर्किल इस तरह बनाना पड़ेगा कि दोनों सर्किल एक दूसरे को कट करें। ये देखिए, आपको हमेशा इस तरह बनाना पड़ेगा जब कॉमन मिल जाएगा आपको। ये देखिए 1 2 कॉमन, अगर कॉमन ना हो तो ये अगर कॉमन ना होता तो ये सर्किल हम दूर पे बनाते, लेकिन कॉमन है इसलिए हमने इस प्रकार बनाया है कि सर्किल एक दूसरे को आपस में क्या कर दें, कट कर दें। ठीक है, तो जो कॉमन है, जो 1 2 कॉमन है, इस 1 2 को आप यहां लिख दीजिए। क्यों? कि देखिए जब इस 1 2 को आप यहां लिख देंगे तो देखिए यानी मान लीजिए ये आपका, ये जो सर्किल है ये आपका सेट ए है, और ये जो सर्किल है वो सेट आपका बी है। तो देखिए सेट ए में भी आपका 1 2 है, तो ये देखिए ये सर्किल के अंदर भी 1 2 आ रहा है। ठीक, और इस वाले सेट के अंदर भी आपका 1 2 आ रहा है, तो इसलिए 1 2 को यहीं पे आपको लिखना है। बाकी ए के अंदर आपका क्या था, 3 4 5 6, 3 4 5 6 कहीं भी लिख दीजिए, और इसमें क्या था 7 8 लिख दीजिए। अब सबको हमने सम्मिलित कर दिया, ये आपका वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, अब इसको आप ऐसे ऐसे कलर कर सकते हैं कि सबको हमने एक साथ मिला दिया। तो ये आपका यूनियन का वेन डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। संघ के गुणधर्म, इसके गुण क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन होते हैं वो क्या होता है उसको पढ़ते हैं। तो यूनियन आपका ये होता है कि जैसे आपके पास दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट आपका बी है। ठीक है, तो अब अगर इनका यूनियन करना है तो चाहे आप ये यूनियन बी लिखिए और चाहे बी यूनियन ए लिखिए, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। जैसे कि मान लीजिए ए में है आपका एलिमेंट 1 2 और बी में आपका है 1 3। ठीक है, इसका ए यूनियन बी अगर आप निकालिए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, और बी यूनियन ए निकालिए तो तब भी आपका 1 2 3 आएगा, है ना। तो चाहे ए यूनियन बी लिखिए चाहे बी यूनियन ए लिखिए, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। तो पहला तो इसका प्रॉपर्टी
ये हो गया। प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो हमेशा सत्य हो। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार अगर आपके पास 3 सेट हो, जैसे आपके पास 2 सेट था, वैसे अगर आपके पास 3 सेट हो, ए यूनियन बी और यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब पहले इसका यूनियन ले लीजिए फिर इसके साथ में यूनियन लीजिए। देखिए इस ब्रैकेट का मतलब पहले इस ब्रैकेट वाले का यूनियन ले लीजिए फिर इसका यूनियन ले लीजिए, तो जो इधर यूनियन आएगा और जो इधर यूनियन आएगा वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस नियम को आप क्रमविरमेय नियम बोलते हैं और इस नियम को आपको साहचर्य नियम आप बोलते हैं। जब आपके पास 3 सेट हो तो उसको आप साहचर्य नियम बोलते हैं, जब आपके पास केवल 2 सेट हो तो आप उसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। ये आपका हिंट है नाम याद रखने का। ठीक है, देखिए अगर आपके पास कोई सेट ए है, ए में मान लीजिए 1 2 है, और आपके पास अगर कोई दूसरा फाई समुच्चय है, क्या है, फाई समुच्चय है जो रिक्त समुच्चय है, तो इसके साथ अगर ए यूनियन फाई लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वही सेट को तुरंत दे देगा, क्योंकि फाई का मतलब इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो ये कौन सा एलिमेंट दे देगा, वही दे देगा। जैसे मान लीजिए इस पहलवान को दूसरे पहलवान से कुश्ती लड़ना है और दूसरा पहलवान आया ही नहीं, तो ये ऑलरेडी विजेता हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब ए में एलिमेंट है और फाई में एलिमेंट ही नहीं है तो किसके अवयव वो ला के दे देगा, ए का अवयव दे देगा। तो वही तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि ए का जब यूनियन आप फाई के साथ में लेंगे, रिक्त समुच्चय के साथ में लेंगे, तो ए को ही दे देगा, उसी समुच्चय को दे देगा, और इसको बोलते हैं तत्समक अवयव का नियम। ओके, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी सेट का उसी सेट के साथ में यूनियन लेते हैं तब भी वही सेट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 है, अब फिर ए का इसी के साथ में अगर यूनियन ले लेंगे, ये तो एक मूर्ख बनाने वाला नियम है, तो आपका वही समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यूनिवर्सल सेट के साथ में अगर ए का यूनियन ले लेंगे तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। कैसे, हमने क्या बताया था कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 है, और मान लीजिए दूसरा आपका सेट है 1 2। अब U के साथ में ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके साथ में अगर यूनियन लेंगे ए का, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 तो कॉमन है, तो 1 2 तो आ ही गया, 3 4 5 6 तो तुरंत ये क्या, 3 4 5 6। अब ये सारे किसके अवयव हैं, ये सारे U के ही तो अवयव हैं। तो कभी भी आप यूनिवर्सल सेट के साथ में किसी भी सेट का, ए का ही नहीं किसी भी सेट का अगर आप यूनियन लेंगे तो आपका कौन सा वो सेट दे देगा, तुरंत यूनिवर्सल सेट दे देगा, और इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट का नियम। ठीक है, आशा है कि आप सभी को ये जो यूनियन की प्रॉपर्टी है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें। ठीक है, अब यूनियन की बातें खत्म हो गई। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसको भी इंग्लिश में ही पढ़िए तो ज्यादा आसान होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हमने क्या पढ़ा, एक यूनियन ऑफ सेट्स और एक इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन को हम ऐसे प्रदर्शित करते थे और इंटरसेक्शन को इसका उल्टा तुरंत कर दीजिए, ऐसे प्रदर्शित करते थे, करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन को हम इससे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा है, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो कि ए तथा बी दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं। सर्वनिष्ठ की संक्रिया को प्रतीक इस प्रतीक द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण यहां पे देते हैं, आपका कोई सेट ए है और ए में आपके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, और आपका दूसरा सेट है 5 6। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, केवल और केवल हो जाएगा 5 6 हो जाएगा और कुछ नहीं। यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो भी उभयनिष्ठ अवयव होंगे, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में होंगे, वही उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा, वही उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन होगा। तो देखिए इसमें 5 6 है, इसमें भी 5 6 है, तो ए इंटरसेक्शन जब भी लेंगे तो 5 और 6 केवल आ जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, वेन आरेख पर सर्वनिष्ठ का निरूपण। अब जैसे हमने वेन आरेख पे यूनियन का निरूपण देखा था, वैसे वेन आरेख पर हम इंटरसेक्शन का निरूपण देखने जा रहे हैं। आपके पास सेट था ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर क्या था 5 6। आपका ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है, 5 6 आया है, जो उभयनिष्ठ होंगे। ठीक है, इसका हम वेन आरेख पे देखने जा रहे हैं। चलिए वेन आरेख हम लोग ड्रॉ करते हैं। 2 सर्किल तुरंत तैयार करिए। एक सर्किल ये हो गया, और देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है तो सर्किल को काटते हुए दूसरा बनाना पड़ेगा, और केवल ए, ये यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, 5 और 6 लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉमन है।
और यही आपका क्या प्रदर्शित करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करना पड़ेगा। यूनियन में पूरे को रंगना पड़ता है, लेकिन इसमें केवल आपको इस पार्ट को रंगना पड़ेगा। यही आपका ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। बाकी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4 बाहर लिख सकते हो। ये इतना पार्ट केवल आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो जाएगा, जो कॉमन पार्ट होता है। यूनियन में पूरा पार्ट लेना पड़ता है, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी। एलसीएम और एचसीएफ वाला सेम है। एलसीएम में वो भी लेना पड़ता है जो दोनों में नहीं मैच करता है, जैसे दो अगर संख्याओं का निकाल रहे हो, सेम उसी तरीके का ये यूनियन और इंटरसेक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यूनियन में आपने देखा था कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए हो जाता है, वैसे आपका ये इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको फिर वही क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। उसी प्रकार जैसे यूनियन में आपका हो जाता था ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाता था, उसी प्रकार ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये साहचर्य का नियम होता है। जिस प्रकार अब यहाँ पे थोड़ा अंतर हो जाएगा कि ए यूनियन फाई बराबर ए हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई ही हो जाएगा, जो कॉमन होगा। जैसे मान लीजिए ए में आपका है 1 और 2 है, तो इसके उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे, फाई 1 2 और 1 2 हो जाएंगे। और दूसरा आपका क्या है, फाई, तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, फाई कॉमन हो रहा है, तो निकल के ए इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या आ जाएगा, जो कॉमन होता है पोर्शन वही, तो फाई ही तो आएगा। तो इसी प्रकार ये फाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर ए होगा, जबकि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बराबर क्या होता था, यूनिवर्सल सेट होता था। यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, यूनिवर्सल सेट मान लीजिए है 1 2 3 4 5 है, और जो आपका ए सेट है वो मान लीजिए 1 और 2 है। तो बताइए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए बराबर कितना होगा, केवल कॉमन सेट होगा, 1 2 कॉमन एलिमेंट होगा 1 2, तो 1 2 ये 1 2 और 1 2 है किसका एलिमेंट, ए का है, तो तुरंत किसको दे देगा, ए को दे देगा। ठीक है, ये चीजें आपको भी समझ में आ गई होंगी, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अगर यूनियन समझ में आ गया होगा तो इंटरसेक्शन भी समझ में आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन देखिए, अगर कोई आपके पास 3 सेट है, ए बी और सी है, बी और सी का यूनियन ले लीजिए और ए का इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी के, और फिर यूनियन को ए इंटरसेक्शन सी के बराबर हो जाएगा। और ये किसका नियम है, ये बंटन का नियम है। ठीक है, ये याद रखिएगा इतनी प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। लिखा हुआ है समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का अंतर ए माइनस बी से लिखते हैं। उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए से संबंधित होते हैं परंतु बी से नहीं होते हैं। ध्यान से देखिए भाई, अगर हम ए माइनस बी लिखेंगे तो इसका मतलब ये जो हमारा समुच्चय है ए, इसमें बी का अवयव एक भी नहीं होना चाहिए। माइनस बी करने का मतलब बी के सारे अवयवों को, बी के सारे एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स ए, मान लीजिए 2 सेट्स हैं और उसको घटाना है, यानी ए माइनस बी करना है। तो ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो अवयव आएंगे, जो हमारे जो अवयव आएंगे समुच्चय में, वो केवल ए से संबंधित होंगे, वो केवल ए के होंगे, लेकिन बी से नहीं संबंधित होंगे। इसका ये मतलब हुआ यहाँ पे। ये देखिए एक वेन डायग्राम बना है, इससे समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 सेट ले लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4 5 और बी बराबर ले लेते हैं 2 3 6 7। अब अगर a माइनस बी आपको करना है तो इसका मतलब 3 4 5 यहाँ पे बचेगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपका ये जो है 1 4 5 बचेगा। देखिए क्यों, क्योंकि ये देखिए 2 3 कट जाएगा, b के अवयव को निकाल देना है। a माइनस बी का मतलब a में से जो b के अवयव हैं वो निकाल देने हैं। तो b में देखिए 2 3 है और 2 3 a में भी आ गया, तो 2 3 को ही केवल हटा देना है हमें। ठीक है, तो 1 4 5 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 4 5, a माइनस बी का मतलब ये हुआ। ठीक है, इतने पार्ट को निकाल देंगे। देखिए ये इतना पार्ट a वाला भी तो है, तो इस पार्ट को हमने निकाल दिया। इस पार्ट में क्या था 2 3, इस 2 3 को हमने बाहर फेंक दिया
तो बचा क्या हमारा 1 4 5, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा ये a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट इसका यही मतलब हुआ। देखते हैं पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पूरक समुच्चय का मतलब ये होता है कि कोई चीज बेचारा अधूरा है और उसे पूरा करने के लिए एक किसी दूसरे वस्तु की जरूरत है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि देखिए जिंदगी जीने के लिए कम से कम पति पत्नी की जरूरत होती है। जब तक शादी ना हो तब तक पति पत्नी के बिना, लड़का लड़की के बिना अधूरा है और लड़की लड़का के बिना अधूरा है, तो एक दूसरे को पूरक करते हैं मिलके। ठीक है, तो उसी प्रकार से है कि माना यू सार्वत्रिक समुच्चय है, यू कोई सार्वत्रिक समुच्चय है। यहाँ उदाहरण हम ले लेते हैं, यू एक सार्वत्रिक मतलब 1 2 3 4 5, यू एक सार्वत्रिक समुच्चय ले लिया। ठीक है, ये ले लिया, तथा ए समुच्चय यू का उप समुच्चय है। एक हमने यू का उप समुच्चय ले लिया ए, और मान लीजिए इसमें है 2 3। ठीक है, तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो कि ए से संबंधित नहीं होता है। यानी अब दूसरा हम एक समुच्चय ले लेते हैं, मान लीजिए ए डैश। ठीक है, ये ए का पूरक समुच्चय, अगर मान लीजिए बी का आपको पूरक समुच्चय लेना है तो उसको बी डैश से प्रदर्शित करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हमेशा उसी के अक्षर से लेकिन डैश लगा देते हैं। ठीक है, उससे प्रदर्शित करते हैं। तो ए डैश को हम क्या लिखेंगे, इसमें कौन से एलिमेंट रखेंगे, 1 4 5। ऐसा क्यों रखेंगे, क्योंकि ए के पूरक समुच्चय में उस एलिमेंट को रखा जाएगा जो ए में ना हो, जो यू में ही केवल हो और ए में ना हो। तो 1 4 5। अच्छा अब देखिए ए डैश को अगर ए से मिला दीजिए तो देखिए ए डैश ए का पूरक समुच्चय होगा। क्यों, क्योंकि 1 4 5 अगर इसमें आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 पूरा आ जाएगा और पूरा मिलके क्या मिल जाएगा, यू। यानी कि यू पुनः प्राप्त करने के लिए ए से ए डैश का क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। समझिए मेरी बात भाई, यू का हमने उप समुच्चय ले लिया ए, अब ए से ए को यू बनाने के लिए ए डैश के साथ में क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। भाई ए यूनियन ए डैश कर दोगे तो ये दोनों सारे मिल जाएंगे एलिमेंट, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 यू ही हो जाएगा। तो वही यही पूरक समुच्चय होता है। ए डैश बराबर इसमें जो कॉम्प्लीमेंट सेट में होता है उसमें ऐसे सेट होते हैं, एक्स टाइप के सेट हैं। एक्स कैसा है कि एक्स यू में तो बिलोंग करेगा, एक्स किसका सेट होगा, यू का तो सेट होगा, लेकिन किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा, ए का सबसेट बिल्कुल नहीं होगा। और जब भी हम इस ए और इस ए डैश का यूनियन ले लेंगे तो तुरंत हमें क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, जैसा हमने उदाहरण में इधर बताया है। और ए बराबर यू माइनस ए डैश होता है। ये जो ए होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय में से इसके कॉम्प्लीमेंट को घटा दो। देखो सार्वत्रिक समुच्चय में से 1 4 5 को घटा दो, 1 4 5 को, तो क्या बचा 2 3 ही तो बचा। तो ए बराबर यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये फार्मूला थोड़ा मैंने जल्दी बताया है, इसको पास करके समझ लीजिएगा। पूरक समुच्चय के गुणधर्म क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखिए हमने ऊपर वाला उदाहरण में फिर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5। हमने एक सेट लिया था ए में क्या रखा था 2 3 और इसका कॉम्प्लीमेंट था 1 4 5। अब देखिए अगर इसका और इसका यूनियन लेंगे, ए यूनियन ए डैश लेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, तुरंत यू मिल जाता है। ऊपर हमने देख ही लिया। लेकिन अगर इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए, ये इंटरसेक्शन ये डैश, तो देखिए इसमें 2 3 है, इसमें 1 4 5 है, कोई भी उभयनिष्ठ है, कोई भी कॉमन एलिमेंट है। देखिए इसमें 2 3 है और इसमें 2 3 है ही नहीं, इसमें 1 4 5 है, इसमें 1 4 5 है, ये तो तुरंत क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। तो वही चीज लिखा है कि अगर ए का किसी सेट का, ऐसे समझिए कोई सेट ए है तो किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में यूनियन लेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के सेट के साथ में इंटरसेक्शन अगर लेते हैं तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। देखिए डिमॉर्गन नियम आता है नेक्स्ट स्टेप में आपका, डिमॉर्गन्स लॉ। इसमें आपको दो चीजें निकल के आई हैं, जैसा अभी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन देखा था। तो हमने वेन डायग्राम भी बनाना सीख लिया है। अगर आपको इसे प्रूव करना है तो वेन डायग्राम हमने बहुत अच्छे से अभी ऊपर डिस्कस किया है। बहुत आसानी से सर्किल वाले वेन डायग्राम के माध्यम से आप इसका आराम से बना लीजिएगा, बना सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला लिखा है, थोड़ा इस पे चर्चा किया जाता है कि ये आपके पास दो सेट हैं, पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी है। उसका क्या ले लीजिए, पहले यूनियन ले लीजिएगा वेन डायग्राम में, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। यूनियन लेने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो इक्वल हो जाएगा अलग अलग ए के कॉम्प्लीमेंट के और बी के कॉम्प्लीमेंट के और दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर के। ये डिमॉर्गन ने पहला नियम निकाला था वेन डायग्राम के माध्यम से।
फिर दूसरा आपको क्या हो जाएगा कि आपके पास फिर दो सेट है ए और बी, और अगर इंटरसेक्शन लेने के बाद इनका कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का तुरंत क्या हो जाएगा, यूनियन। और अगर इसको आपको रिमेंबर रखना है, जैसे कि अगर आपको कभी भी प्रूव करना है तो आप वेन डायग्राम से आसानी से कर लेंगे तुरंत, आप सभी को पता ही है, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन अगर आपको इसको ध्यान रखना है कि ध्यान कैसे रखा जाए, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का तुरंत अपोजिट उधर हो जाएगा इंटरसेक्शन। इसी प्रकार ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो दोनों में है देखिए, लेकिन यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है। ये डिमॉर्गन्स का नियम है। ये जब हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। और अगर आप वेन डायग्राम के माध्यम से इसको नहीं भी कर पाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में हम नेक्स्ट में जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको वेन डायग्राम के माध्यम से इसको हम दिखा देंगे, ठीक है। वैसे बहुत आसान है, आप सभी खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द्विपूरक नियम, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉज। एक कॉम्प्लीमेंट आपने देखा ही था, जैसे ए का क्या कॉम्प्लीमेंट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब ए का जो पूरक होता है वो ए डैश होता है, ए डैश की तरह हमने किया था। लेकिन इसका भी एक और कॉम्प्लीमेंट लीजिए तो तुरंत हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको एक बार आप कह दे उल्टे हो जाओ तो सर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएगा, और दोबारा फिर कह दीजिए कि फिर से उल्टा हो जाओ तो फिर अपनी सीधी अवस्था में आ जाएगा, फिर से सर ऊपर हो जाएगा उसका। उसी प्रकार ये कॉम्प्लीमेंट का नियम है कि एक बार आप ए का एक बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए डैश हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, लेकिन उसका भी फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो तुरंत आप उसी सेट में पहुंच जाएंगे जिस सेट से चले थे, यानी कि सेट ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर 1 है 11th का, जिसका नाम आपका सेट्स है, जिसे आप समुच्चय बोलते हो, इसके सारे टॉपिक को, जितने भी टॉपिक थे कॉन्सेप्ट वाइज, सभी को हमने इस वीडियो में कवर करा दिया है और बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन और चर्चा करने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके अगले वीडियो में, एक ही वीडियो में, हम इसके तमाम तरह के अच्छे और इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि जिससे आप सेट के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जान सकते हैं, इसका महत्व क्या होगा और इसके हर एक पहलुओं पे उन सवालों के माध्यम से चर्चा होगा, इसका यूज किया जाएगा उसमें। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।